Hello students, you are watching Being Biological, where you get video lectures with complete class notes. Today this is first biology class of ninth, in which we will start the chapter The Fundamental Unit of Life. In our first lecture, we will cover the discovery of cell theory and basics of structural organization of cell. Please try to note down all class notes as given on screen so that the topics can be revised afterwards. So let's start our today's topic, that is the fundamental unit of लाइफ। तो जब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, तो उसमें एक ही वर्ड निकल के आता है, कहते हैं सेल। हम सभी वैसे नॉर्मली जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से या कोशिकाओं से बनी होती है, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इसकी जानकारी हमें कब शुरू हुई? कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक लकड़ी के टुकड़े में अपने बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसे वहां पे लिटिल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसे उसने कहा सेल्यूले, जिसका मतलब क्या था? लिटिल रूम। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये रॉबर्ट हुक का एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। जब उसने इसकी हेल्प से एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को मैग्नीफाई किया, तो उसे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए। अगर हम जूम इन करें तो उसको ये बिल्कुल छोटे छोटे सांचों जैसे उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसको उसने कहा सेल्यूले, जो वर्ड बाद में निकल के आया सेल। सेल्यूले का मीनिंग होता है लिटिल लैंग्वेज में लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की वो डेड सेल थे, क्योंकि वो एक कॉर्क में, एक वुड में से इसको दिखाई दिए थे। और उसने इस स्टोरी को, इस इवेंट को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में भी लिखा। लेकिन लिविंग सेल की खोज हुई 1674 में, और ये की एंटोन वॉन लियोनहॉक ने। तो जो डेड सेल था वो तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में, with help of a simple microscope in a thin slice of cork, and he named the structures cellulae or little room. The discovery of living cell was done by A.V. Leeuwenhoek in 1674. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता रहा, टाइम आगे निकलता गया, हम सेल को और बारीकी से जानना शुरू करते गए। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जैसे न्यूक्लियस की खोज की, प्रोटोप्लाज्म टर्म दी जे परकंजे ने 1839 में, और उसे कहा गया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले इन 1868। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस होती गई, उसी तरह से हम सेल के बारे में और जानते गए। आज हम सेल के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके बाद जो मेन डिस्कवरी हुई वही सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी एक तरह से पोस्टुलेट्स हैं गिवन बाय एम.जे. शिल्डन एंड टी. सकवान। एम.जे. शिल्डन एंड सकवान इंडिपेंडेंटली प्लांट सेल और एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। उन्होंने सेल के बारे में कुछ अहम बातें बताई, और जिसको उसने समराइज किया कुछ स्टेटमेंट में। उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं द सेल थ्योरी। उन्होंने कहा, बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, कि सभी जीवित वस्तुओं की बॉडी किससे बनाई जाएगी? सेल से या उनके प्रोडक्ट से। सेल और देयर प्रोडक्ट्स। सेकेंड उन्होंने स्टेटमेंट दी, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट सेल। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ से होगी? सेल की एक्टिविटी से होगी। मतलब जो भी एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो उनके सेल की एक्टिविटी ही होगी। ये दो स्टेटमेंट्स दी थी श्लीडन एंड सकवान ने, जिसे हम सेल थ्योरी के रूप में जानते हैं। लेकिन इस थ्योरी को और बढ़ाया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जिसका नाम था, जिसे कहते हैं ओमिनिस सेलुले ई सेलुले, दैट मीन्स ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसी लाइन को जोड़ दिया गया सेल थ्योरी में बाद में। जिसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि सभी सेल कहाँ से आएंगे? पुराने सेल से ही आएंगे, तो सेल डिवीजन से आए चाहे किसी तरह से आए। तो सेल थ्योरी में टोटल 3 स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब सभी लिविंग बीइंग्स की बॉडी बनेगी सेल और देयर प्रोडक्ट्स से।
एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल। जो भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म करेगा वो उनके सेल के द्वारा ही की जाएगी। एंड सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल कहाँ से आएंगे? पुराने सेल से ही आएंगे। तो इस तरह से एडवांसमेंट होती गई, हम सेल के बारे में और जानते गए। फिर 1932 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की रस्का एंड नोल ने, तो सारे का सारा सेल स्ट्रक्चर ही डिटेल में सामने आ गया। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही प्रेसाइज माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम कई लाख गुना तक मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो सेल तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन कई लाख गुना मैग्नीफाई होने के बाद उसका हर एक स्ट्रक्चर हम डिटेल में देख सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद सेल का न्यूक्लियस, सेल के अदर ऑर्गेनेल जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सभी उसके स्ट्रक्चर डिटेल थे वो सामने आते गए। तो इस तरह से हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में स्टोरी शुरू की थी वो 1932 तक आके पूरी की पूरी रिवील हो चुकी थी। रॉबर्ट हुक ने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में सेल्स को देखा, जिसे उसने कहा सेलुले, जिसका मतलब था लिविंग रूम, और उसने जो बुक लिखी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये डेड सेल की खोज थी। लिविंग सेल की खोज की एंटोन वॉन लियोनहॉक ने 1674 में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1831 में। प्रोटोप्लाज्म, अगर हम बात करें, हमने एक टर्म यहाँ पे यूज़ की थी प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सिंपल सेल को देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दें, इसे छोड़ दें, तो जो बाकी सारा का सारा कंटेंट बचता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म दी थी J.E. परकिंजे ने 1839 में। इस प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी जीवन का आधार कहा था हग्सले ने 1868 में। फिर स्क्लीडन एंड सकवान ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दी जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। और इसमें मेनली दो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि कहा बॉडीज ऑफ द लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सभी लिविंग बींग्स की बॉडी बनती हैं सेल और उनके प्रोडक्ट से। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल। जो भी एक्टिविटी होगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो उसकी सेल की एक्टिविटी ही होती है। उसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट जोड़ी रुडोल्फ विर्चो ने। उनकी स्टेटमेंट जो ओरिजिनल थी उससे कहते हैं ओमेनिस सेलुले ई सेलुले, और ये स्टेटमेंट का मीनिंग आता है कि सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसे भी सेल थ्योरी में ऐड कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की रस्का एंड नोल ने 1932 में। तो अब सेल की डिस्कवरी हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि सेल मेनली कितने तरह के होते हैं। अगर हम सेल के नंबर की बात करें तो सेल दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एज द नेम सजेस्ट, यूनि मीन्स सिंगल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनती है उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एग्जाम्पल जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं? एक ही सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी यानी ज़्यादा, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, हम अपनी बात करें, फंजाई की बात करें यीस्ट को छोड़ के, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से बने हैं? जाइगोट से ही बनते हैं, यानी एक सिंगल सेल से ही ये सिंगल सेल डिवाइड होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जाइगोट बनता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ए यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको समराइज करेंगे। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यूनिसेलुलर में है सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर में है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एक्टिविटीज़ की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल द्वारा ही की जाती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी एक्टिविटी बंटी होती हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल होगा, इसको हम टिश्यू कहते हैं। काम करने की बात करें
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम एक ही सेल की तरह किया जाता है, यानी वो बंटा नहीं होता है, सारा काम उसी एक सेल को करना पड़ेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स जिसे कहते हैं टिश्यू, उनमें काम बंटा होता है। जैसे मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम करेगा, नर्वस टिश्यू सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तो हर एक टिश्यू के पास अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। अगर उम्र की बात करें, लाइफ स्पैन की, तो जो एक सेल वाला सेल है वो उसकी लाइफ छोटी होती है, कम होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत लंबी उम्र जीते हैं, जैसे हम 100 साल हमारी एज होती है। स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो एक सेल में कॉम्प्लेक्सिटी नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं, तो वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम देखते हैं कि सेल की शेप क्या क्या हो सकती है। सेल कई शेप में आते हैं, जैसे पॉलीगोनल यानी उनके बहुत सारे एजेस होंगे इस तरह से, पॉलीगोनल लीवर सेल का एग्जाम्पल है। सेफेरिकल यानी गोल, ओवम जो फीमेल ओवम फीमेल गैमेट होती है वो गोल होती है। एलिप्टिकल मतलब कुछ इस तरह से, मान लीजिए फैट सेल का एग्जाम्पल है। स्पिंडल शेप इस तरह से, ये है मसल सेल। क्यूबॉइडल एक क्यूबॉइड की तरह जर्म सेल्स, या स्टेलेट यानी स्टार की तरह बोन सेल्स। तो सेल मल्टीपल शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स में आते हैं। फिर बात करें कुछ एग्जांपल्स की, स्मॉलेस्ट सेल किसे कहते हैं, ये आपके क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में। ये है माइकोप्लाज्मा, जिसे कहते हैं PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये फुल फॉर्म है आपके PPLO की, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल कहेंगे हम, लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग के अंडा लार्जेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है नर्व सेल, जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो PMT में पूछी गई कई बार, कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल्स। किसी ऑर्गेनिज्म का साइज सेल के साइज पे डिपेंड ना होके नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा सेल होंगे उतना ही बड़ा उस ऑर्गेनिज्म का साइज होगा। मान लिया एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता जितना कि नंबर ऑफ सेल्स। अगर सेल हमारे छोटे भी होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत बड़ा हो सकता है। तो साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल्स इंस्टेड ऑफ साइज ऑफ सेल। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की, कि सेल में के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, किस तरह से उस सेल के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम एक सेल का डायग्राम देखते हैं पहले। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। अब बाहर देखेंगे, इसके बाहर अगर ये एनिमल सेल हुआ तो ओनली होगी सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल हुआ तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। एक प्लांट सेल एनिमल सेल में मेन डिफरेंस यही होता है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस यानी मैनेजर ऑफ सेल, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है सेल के फंक्शंस की, उसकी हेरिडिटी की, यानी इसमें DNA होता है। इसके साथ कुछ ऑर्गनलीज जो हेल्प करते हैं न्यूक्लियस को सेल के अदर काम करवाने में, जैसे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ATP बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कर देता है। गोल्गी एपरेटस जो पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो फूड बनाने का काम करता है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। वैक्यूल जो स्टोरेज का काम करेंगे। लाइसोसोम्स जो डाइजेशन का काम करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनेल सेल में पाए जाते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सेल क्या होता है? एक टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म का एक मास है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन रहती है। हमने कहा अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कुछ भी होगा, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल क्या है? एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सारा जो एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, उसे हम सेल कह देते हैं। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और ये इसके द्वारा अपने लाइफ के सारे फंक्शन कर लेता है। तो सेल को हमने मेनली थ्री पार्ट्स में बांटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस जिसमें डीएनए होता है और ये कंट्रोल का काम करता है, और साइटोप्लाज्म जो ये वाला पोर्शन बच गया मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाद का, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये मेटाबॉलिज्म यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उसे कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म, इसको परफॉर्म करता है। तो आज हमने देखा कि एक सेल जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, डेड सेल की, जिसे उसने सेलुले कहा। लिविंग सेल की डिस्कवरी एवी ल्यूनहॉक ने की। सेल थ्योरी स्क्लीडन एंड सकवान ने दी। सेल नंबर के हिसाब से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो सकता है। और स्ट्रक्चर की बात करें, उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हर एक ऑर्गेनेली के बारे में, और शुरुआत की जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से। तो होप आपको अच्छे समझ आया होगा। इन सभी नोट्स को कॉपी पे नोट डाउन कर लें ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो, और इसी तरह घर पे बैठ के अच्छे से मेहनत करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।